हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। एग्जाम में बहुत कम दिन है तो अब बहुत ही अच्छे से हमें रिवीजन करना है। तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं बहुत सारे करवा चुकी हूँ। अब मैं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कराऊंगी। जैसे कि पॉलिटी, आज हमारी पॉलिटी का रिवीजन है। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास की पॉलिटी में एक ही वीडियो में कराऊंगी, जिसमें कि आपका रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट में। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जिससे आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास की पॉलिटी एक ही वीडियो में कवर हो रहा है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर देखिए। ये हमारी पॉलिटी क्लास है। पॉलिटी क्लास होते ही कल हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस होगी और परसों हिस्ट्री की, यानी कि 3 दिन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी तीनों कंप्लीट है, तीनों का रिवीजन कंप्लीट है। ठीक है। और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अभी मैं 1-2 और आपको कराऊंगी, ताकि रिवीजन हो। ठीक है, रिवीजन हो यानी कि प्रैक्टिस हो, हमारा प्रैक्टिस चलता रहे, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। अब हमें रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, हमें रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से, कहीं भी स्किप किए बिना वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि आपको पता है कि मैं बता चुकी हूँ पॉलिटी से हमारे पेडोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, और जो वैसे जो सीटेट में हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो एक एक चीज बहुत अच्छे से समझना है। ओके, देखिए सबसे पहला क्या है, विविधता की समझ। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 6 पॉलिटी, चैप्टर नंबर 1, विविधता की समझ। अब इसमें क्या है, विविधता क्या है? विविधता क्या होता है कि रंग रूप। देखिए, जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। यानी कि रंग रूप, खान पान, जो संस्कृति है, उसमें भिन्नता होने के बाद भी हम एक साथ रहते हों, वो विविधता है। विविधता का मतलब भेदभाव या अंतर नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। विविधता का मतलब भेदभाव और अंतर नहीं होता है। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, यानी कि दो लोग एक जैसे नहीं है, वही विविधता है। ओके, तो विविधता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी में आपको वैसे जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था पॉलिटिक्स, उसमें सारी चीजें मैं डिटेल से बताई हूँ, स्टोरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बस दो दोस्त की कहानी बताई गई है कि कैसे एक गरीब होता है, मुस्लिम होता है, अखबार बेचता है, दूसरा पढ़ा लिखा होता है, हिंदू होता है, लेकिन दोनों में दोस्ती हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों में समानता दिख रही है। यहाँ ये इसी को विविधता में एकता कहते हैं, कहीं ना कहीं दोनों में समानता दिख रही है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही हमें देखना है कि विविधता क्या है। तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता। यहाँ पे भेदभाव और ऊंच नीच नहीं है विविधता का मतलब। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वो उसका प्रयोग करता है। इसमें प्रजा, बस आपको यहाँ से ये देखना है कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है प्रजा। तो कहीं से मैं बताती हूँ क्वेश्चन आ सकता है, तो जो मैं हाईलाइट करके रखी हूँ बस वही मैं बताऊंगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टोरी में आपको थ्योरी जब करा रही थी, चैप्टर वाइज थ्योरी, उसमें स्टोरी बता चुकी थी, स्टोरी से मैं बहुत कुछ समझा चुकी थी। लेकिन अब हम बस यही देखेंगे, वन लाइन मान लो इनको, कि वन लाइनर ही हम देखेंगे कि जहां से क्वेश्चन आता है। तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, प्रजा। मतलब अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होता है उसका दूसरा अर्थ क्या होता है, प्रजा। ठीक है, अब देखिए जहां समीर और जो दूसरा था उसका दोस्त, उसमें अंतर क्या है। तो दोनों ही समीर हैं, याद रखिए दोनों का नाम समीर है। दोनों में अंतर क्या है, तो समीर एक अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है और दूसरे समीर को हिंदी आती है। मतलब दूसरे समीर को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। समीर और दोनों समीर में क्या है, धार्मिक असमानता है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही दोनों में अलग अलग है। ओके, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सारे विविधता के पहलू हैं। मतलब विविधता का मतलब क्या होता है कि खान पान, विविधता हम कहाँ से देखते हैं, खान पान में अंतर, पहनावे में अंतर, धर्म, भाषा आदि, इन सब में जो अंतर होता है उसे हम विविधता कहते हैं। ये विविधता के पहलू होते हैं। विविधता का मतलब कहीं भी भेदभाव नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। विविधता का रूप क्या है इसमें, कि अलग फर्क होता है, एक अमीर और गरीब, ये भी है। तो अमीर और गरीब विविधता का रूप नहीं है। यहाँ पे क्या, हम जो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की बात कर रहे हैं, ये विविधता है। लेकिन अमीर गरीब, देखिए समीर स्कूल एक समीर स्कूल गया, दूसरे समीर स्कूल नहीं जा पाया,
ठीक है। संभवतः इस इलाके में ऐसे कई लोग देखा होगा जो उनकी जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है, मतलब ये विविधता से अलग है। अमीरी और गरीबी में जो फर्क होता है वो विविधता से अलग है। इसको विविधता हम नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, गैर बराबरी। याद रखिएगा, अमीरी और गरीबी में जो फर्क होता है कि एक को स्कूल जाने का मौका मिला, एक को अच्छे एजुकेशन का मौका मिला है और एक को नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि गरीबी के कारण, अमीरी के कारण। तो ये विविधता का पहलू नहीं है, ये गैर बराबरी है। तो बिल्कुल याद रखना है, विविधता का मतलब खान पान, पहनावा। पहनावा का मतलब ये नहीं है कि एक फटा पहन रहा है, एक बहुत अच्छा पहन रहा है। पहनावा का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके के चीजें लोग पहनते हैं। जैसे मान लो कि राजस्थान में लोग अलग कपड़े, अलग तरीके के कपड़े जो उनका ट्रेडिशनल होता है वो होता है। महाराष्ट्र में अलग पहन रहे, ये विविधता है। ऐसा नहीं है कि अमीरी गरीबी के कारण पहन रहे, वो अपनी संस्कृति के कारण अलग कपड़े पहन रहे हैं। तो ये उनकी ये विविधता है। लेकिन यहाँ पे अमीरी गरीबी के कारण जो अंतर होता है उसको कहते हैं गैर बराबरी। ठीक है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास अवसर हैं और अवसर है और ना अवसर है, ना जमीन है और ना पैसे जैसे संसाधन है जो दूसरों के पास है। ठीक है। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है कि दूसरे लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना जमीन है और ना ही पैसे जैसे, यानी कि पैसे भी नहीं है जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये ऑप्शन आ सकता है कि गरीबी और अमीरी विविधता का रूप है, तो गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। विविधता का रूप क्या है? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सारी विविधता का रूप है। ओके, इसमें जो भिन्नता होती है, और ये भिन्नता अमीरी और गरीबी के आधार पर नहीं होती। अब जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। अब असमानता आ गया। हम यहाँ क्या क्या पढ़ चुके हैं? विविधता, गैर बराबरी और असमानता। विविधता क्या होता है? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि विविधता है। जो हमारी अमीरी गरीबी होती है, ये क्या है? ये गैर बराबरी है। अब जाति व्यवस्था, जाति जो व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था ना तो गैर बराबरी, इसको भेदभाव बोलते हैं। ठीक है। जाति व्यवस्था क्या है? भेदभाव का स्वरूप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहानियां, लोग कहानियां लिखते हैं भिन्न किताबों में कल्पना, ये तो ऐसे ही ऐसे रहने दीजिए आप। हम आगे देखते हैं क्या है। भारत और विविधता। भारत में विविधता है, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं भारत में। आपको पता है जो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण 8 भाषाएं हैं, वो 8 भाषा बोलने वाले लोग भारत में हैं। ठीक है। तो भारत में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग, बहुत सारी संस्कृति के लोग हैं, सारे एक साथ रहते हैं, सारे एक दूसरे के मतलब कि दोस्त बन के रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारे निभाते हैं। तो भारत में क्या है? विविधता में एकता। यानी कि इतने सारे संस्कृति, इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग रह के भी, इतने सारे धर्म के लोग रह के भी भारत में क्या है? एकता है। देखिए, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन का थोड़ा बदलाव आ जाता है। बिल्कुल आता है। जब हम नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, हमें रहन सहन, बोल चाल, हर चीज में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। पहनावे में थोड़ा सा बदलाव आता है ना। कुछ चीजें वो नई जगह की अपना लेते हैं, कुछ चीजें वो पुराने ठर्रे पर ही चलते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे एक मिश्रित, यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती है। तो मिली जुली संस्कृति क्यों उभरती है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं, तब मिली जुली संस्कृति उभरती है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे हमें देखना है। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में स्थित है। बेटा, जो भी मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ आपको यही देखना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि पूरे डिटेल से आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। जब मैं थ्योरी करा रही थी तब आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो अब बस हमें हाईलाइट वाला ही देखना है। वन लाइनर मान लो इनको, कि हाईलाइट वाला देख के हम इसी को समझ लेंगे। क्या है? लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख रेगिस्तानी इलाका है। पता है आपको विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। कहाँ पे है? भारत में है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में, यानी कि इधर अगर जम्मू कश्मीर है तो इधर है लद्दाख, और विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे क्या कहते हैं? पश्मीना। याद रखिएगा, यहाँ से आ सकता है पश्मीना ऊन कहाँ पे मिलता है? लद्दाख में मिलता है। तो लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। और पश्मीना शॉल बहुत ज्यादा क्या होता है? यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना शॉल क्या होता है? बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये ऊन कीमती है। ये बकरियां कम पाई जाती है, इसलिए ऊन कीमती और बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत महंगी होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। तो यह आ सकता है कि लद्दाख के लोग भोजन में क्या खाते हैं? तो दूध से बने पदार्थ, मतलब वो मवेशी पालते हैं और मवेशियों से जो चीजें उन्हें मिलती हैं, तो दूध मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है,
चीज मिल सकता है, और मांस, ये सारे खाते हैं। गाय, बकरी और याक, यहाँ लोग पालते क्या है, एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, मतलब हर परिवार के पास वहाँ करीब करीब गाय, बकरी और याक होती ही है। ओके। अब है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, पहले ही बता चुके हैं कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है। तो दोनों की संस्कृति और दोनों की धार्मिक समानता के कारण ये क्वेश्चन आ चुका है कि संस्कृति और धार्मिक समानता के कारण क्या है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। ठीक है, धार्मिक समानता के कारण, याद रखिएगा धार्मिक, क्योंकि यही क्वेश्चन आया था कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है, और नीचे उसकी संस्कृति, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो धार्मिक समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ओके, क्योंकि लद्दाख में भी मुसलमान और बौद्ध हैं, और तिब्बत में भी मुसलमान और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, जो तिब्बत से लद्दाख आते हैं, वो जो काफिला बना के आते थे लोग, झुंड में आते हैं, वो क्या लाते थे, मसाले, कच्चा रेशम, दरिया ये सब लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। देखिए क्या है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा है, तिब्बत पहुंचा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा है, तो लद्दाख के रास्ते ही मतलब बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, धार्मिक समानता के कारण, क्योंकि तिब्बत में बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही हैं, और लद्दाख में भी बौद्ध और मुस्लिम दोनों हैं। अब ये केसर सागा, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है, तो केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, याद रखिएगा तिब्बत का ग्रंथ है, लेकिन ये लद्दाख में भी काफी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ठीक है, जो स्थानीय रूप है केसर सागा का, उसको मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब केरल के बारे में हम देखते हैं, लद्दाख का हो गया, अब केरल देखते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। अभी हम सबसे ऊपर उत्तर पूर्वी देख रहे थे, अब हम दक्षिणी पश्चिमी देखते हैं, यानी कि भारत के बिल्कुल यहाँ पे। ओके, यहाँ पे केरल है, बसा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल में क्या क्या उगाया जाता है, काली मिर्च, बहुत मसाले उगाए जाते हैं, और केरल मसालों के लिए फेमस है। जो पहले आते थे ना विदेशी यात्री, व्यापारी, वो केरल में मसालों के लिए आते थे, तो काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ पे बहुत उगाए जाते हैं। अब है, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहीं आए थे। ठीक है, ये माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, वो 2000 साल पहले कहाँ आए थे, केरल में ही आए थे। तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन रहा है कि केरल कहाँ पे है, दक्षिणी पश्चिमी कोने में है भारत के। केरल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के लिए केरल प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस थे, ये केरल में ही आए थे, कब, 2000 साल पहले। इब्न बबूता ने जो करीब 100 साल पहले यहाँ आए थे। अब यहाँ देखिए, इब्न बबूता कहाँ पे आया था, केरल आया था 700 साल पहले। ओके, अब देखिए, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता तय किया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, जो वास्को दी गामा है, ये भी केरल ही सबसे पहले आए थे, क्योंकि सभी लोग इधर से आते थे ना घूम के, तो केरल बिल्कुल तटीय इलाका है, बिल्कुल कहाँ पे, दक्षिणी पश्चिम कोने में, तो यहीं आते थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुका है, वो ये क्वेश्चन आया था कि भारत की खोज किसने की थी, कौन से पुर्तगाली यात्री ने भारत की खोज की थी, तो वो कौन है, वास्को डी गामा। ठीक है, पुर्तगाली यात्री, जहाँ पे याद है कि कौन से पुर्तगाली यात्री ने भारत को खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। अब केरल में कौन कौन से लोग रहते हैं, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि केरल में इतने सारे धर्म के लोग क्यों रहते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, हिंदू एवं बौद्ध धर्म के लोग क्यों रहते हैं, तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो विदेशी भी आते थे भारत। ठीक है, तो समुद्र के रास्ते जब आते थे, वो सबसे पहले केरल पहुंचते थे, तो उसमें कुछ लोग वहीं बस के रह गए होंगे, तो और अपने धर्म का तो पालन सभी करते हैं, वहीं बस के रह गए तो अपने धर्म का पालन करते हैं, इसलिए यहाँ पे यहूदी भी आए हुए हैं, इस्लाम भी आए हुए हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले भी, ईसाई भी, हिंदू तो यहाँ है, और बौद्ध धर्म के मानने वाले भी, ये सभी केरल में है। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है, वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहा जाता है। याद रखिएगा, चीना वाला क्या है, तो मछली पकड़ने के लिए एक जाल है, जिसे केरल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। चीना चट्टी क्या है, चीना चट्टी मछली तलने के लिए एक बर्तन है, जो केरल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चीना वाला और चीना चट्टी दोनों ही मछलियों से रिलेटेड है। चीना वाला मछली पकड़ने का जाल है, केरल में इस्तेमाल किया जाता है। चीना चट्टी मछली तलने के लिए एक बर्तन का नाम है, वो भी कहाँ पे, केरल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
अब केरल के लोग, अधिकतर लोग क्या, केरल का मुख्य भोजन क्या है? मछली, सब्जी और चावल केरल का मुख्य भोजन है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये हम लद्दाख और केरल दोनों ही देख चुके हैं। आगे देखते हैं बेटा, मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सारे ही, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, पता नहीं कितने 25 चैप्टर मुझे कराने हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित है। अब क्या है, केरल और लद्दाख दोनों ही क्षेत्र क्या है, चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित हुए हैं। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन पर किसका गहरा प्रभाव होता है? तो इतिहास और भूगोल, इन दोनों का गहरा प्रभाव होता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन पर। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास और भूगोल दोनों का गहरा प्रभाव होता है, हमेशा याद रखिएगा बेटा इन चीजों को। अब देखिए आगे, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये सेंटेंस आ सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। दूसरा यहाँ से ये आ सकता है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है, तो भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू से तीन चीजें आ गई। एक तो पूरा सेंटेंस आ सकता है कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया गया है। ठीक है, स्वीकार करने की भावना, यानी कि भारत की जो एकता है, भारत की संस्कृति बहुत ही गहरी है, ये सेंटेंस दिया जा सकता है। ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। और अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? अब देखिए, राष्ट्रगान किसने लिखा है? हमारे राष्ट्रगान लिखने वाले राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, राष्ट्रगान के हमारे रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। ओके, ये राष्ट्रगान। क्लियर है बेटा? अब हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैं सारे बता चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बोल के सुनाए आपको तो आपको चीजें जल्दी याद होती है, ज्यादा अच्छे से याद होती है, इसलिए मैं रिवीजन करा रही हूँ पूरे का पूरा पॉलिटी। ओके, ऐसी कल पूरे के पूरे ज्योग्राफी होगा और वन लाइनर ही इसे मानिए, क्योंकि जो हाईलाइट है इसी बुक से ही मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ। और इससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाले थे, कि मैंने उसमें ये बताया हुआ था कि जो ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि और सोम की पूजा होती है। तो इंद्र तो युद्ध के देवता है, अग्नि तो आग है, और सोम, तो सोम के बारे में जो है, मैंने उसमें कमेंट, किसने भी ये कमेंट किया था वो एक बार जाके पढ़ जरूर लें। उसमें मैंने चैप्टर और पेज नंबर दोनों ही डाल रखे हैं, वहां जाके एक बार पढ़ लें। आपको हमेशा याद रखना है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सही माने जाते हैं। एनसीईआरटी में जो लाइन दिया गया है वही सही माना जाएगा, और बाकी बुक से ना पढ़ें। बाकी बुक आप सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, यूपीएससी में भी अगर जाएंगे तो बहुत सारे बुक्स मिलते हैं हमें, गूगल में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें अलग अलग चीजें आती है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक में चीजें हैं उसी को सही माना जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो एनसीईआरटी में है उसी को हम मान के चलेंगे। ओके, बिल्कुल एनसीईआरटी की चीजों को ही हम मान के चलेंगे। सोम एक पौधा होता है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता है, तो इसके ये भी हो सकता है कि सोम एक पेय पदार्थ होता है, एक पौधा था उससे पेय पदार्थ बनाया जाता है जो बहुत शक्तिवर्धक था। तो ये चीज है, आप 6 क्लास की हिस्ट्री में मैंने उस पर चैप्टर और पेज नंबर डाल दिए, वहां जाके सर्च कर ले जिन्होंने भी ये मेरे पास मतलब ये कमेंट डाला था। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब कमेंट का छोड़िए, कमेंट तो लोग करते ही रहते हैं। ओके, लेकिन जो कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लें आप कमेंट करके, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विविधता एवं भेदभाव। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? विविधता। अब हम भेदभाव के बारे में भी पढ़ेंगे साथ के साथ। देखिए, संसार में मुख्य 8 धर्म है। मैं अभी पिछले चैप्टर में बता चुकी, संसार में मुख्य कितने धर्म है? 8 धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। भारत में कितनी? 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा है। ठीक है, जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत में कितनी मुख्य धर्म है, सॉरी संसार में कितने मुख्य धर्म है? 8 धर्म है। 8 मुख्य धर्म है, और ये 8 धर्मों को मानने वाले लोग कहाँ? भारत में है। ये 8 धर्मों का अनुयायी भारत में है।
भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1600 से ज्यादा मातृभाषाएं बोली जाती है। ठीक है, मातृभाषाएं 1600 से ज्यादा बोली जाती हैं। भारत में 100 से भी ज्यादा नृत्य है। यही तो विविधता है कि इतने सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, इतने अलग अलग तरीके के नृत्य हैं, उसके बाद भी सभी एकता के साथ एक साथ रहते हैं। तो इसे कहते हैं विविधता में एकता। ओके, इसको हम भेदभाव कभी नहीं कह सकते। जो लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह के राय बना लेते हैं। देखिए अब क्या है, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग है, वो हमसे अलग क्यों है, किसी कोई हमसे अलग क्यों है। और लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं? भेदभाव। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? भेदभाव। देखिए जब हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह बोल सकते हैं, भेदभाव बोल सकते हैं, जब किसी के बारे में खास राय और नेगेटिव राय बनाते हैं, ठीक है, नकारात्मक राय बनाते हैं, उसे पूर्वाग्रह बोलते हैं। जैसे देखिए जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो पूर्वाग्रह है। यह ज्यादातर नकारात्मक होता है। बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जो पूर्वाग्रह होता है, ऊपर हम देख चुके हैं क्या, विविधता पढ़ चुके हैं, हम पूर्वाग्रह पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इन चीजों पे मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ। पूर्वाग्रह क्या होता है? अगर हम किसी भी समुदाय के लिए, किसी व्यक्ति के लिए खास राय बना लेते हैं और वो राय हमेशा नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, यानी कि कोई गलत राय बना लेते हैं किसी के लिए, तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं कि पहले से हम उसके बारे में ये सोच के बैठे हैं कि ऐसे ही गलत है। ठीक है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ओके, आलसी या कंजूस मानना ये भी तो नेगेटिव राय है ना, नकारात्मक सोच होती है, तो ये भी क्या है? पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह हमेशा याद रखिए, किसी के लिए नकारात्मक सोच रखना पूर्वाग्रह है। ओके, अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। होता है ना, बहुत लोग अंग्रेजी बोलने वाले जो बहुत अच्छे इंग्लिश जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, उनको क्या लगता है? हिंदी बोलने वाले तो बेकार हैं। ठीक है, तो हिंदी बोलने वालों को वो नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं अपने दिमाग में हिंदी बोलने वालों के लिए, तो वो भी क्या है? एक पूर्वाग्रह है। वो उनके लिए रखेंगे कि ये तो अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो ये भी एक तरह से पूर्वाग्रह है। ओके, अब देखते हैं, हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, और जैसे कपड़े पहनते हैं, इस सभी चीजों के लिए हम पूर्वाग्रह रख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जैसे अरे वो तो काला है तो वो ये काम नहीं कर सकता, वो यहाँ नहीं जा सकता, ऐसे होता है ना कभी कि वो तो काला है तो वो बॉलीवुड में नहीं जा सकता, ये भी एक तरह से पूर्वाग्रह है, याद रखिएगा। इस तरह का सेंटेंस आ जाता है सीटेट में, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। जिस क्षेत्र से आते हैं, कई क्षेत्रों के बारे में पूर्वाग्रह होता है कि उस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र के लोग तो ऐसे ही हैं। तो ये सारी चीजें क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है, जिस अगर किसी के लिए हम नकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखते हैं तो। ओके, लड़के और लड़की में भेदभाव, ये भेदभाव है, बिल्कुल याद रखिएगा। लड़के और लड़की में हमेशा होता है, लड़कियां, अगर कोई लड़का रो दिया तो क्या बोलेंगे? अरे ये तो लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़के रोते थोड़े ना है। लड़कियां अगर गाड़ी चला रही है तो लड़कियां गाड़ी गाड़ी नहीं चलाती। तो ये क्या है? हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे में मतलब कि भेदभाव जन्म के बाद स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ लड़के और लड़कियों का भेदभाव का आप समझ गए हैं कि लड़के और लड़कियों का भेदभाव क्या होता है? ये भेदभाव है जेंडर, जेंडर या लैंगिक भेदभाव इसे बोल सकते हैं हम, लैंगिक भेदभाव या जेंडर भेदभाव। ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये कोई विविधता नहीं है, ये क्या है? जेंडर या लैंगिक भेदभाव होता है कि लिंग के अनुसार कि ये लड़का है, ये लड़की, ये काम कर सकता है, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार हमारे स्टेट में आता ही है, तो इसको अच्छे से समझना है हमें। ओके, देखिए क्या, अगर देखिए यही पे कथन दिया, वो रोते नहीं, तो आप देखेंगे कुछ गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लड़के रोते नहीं है, ये जोड़ दिया जाता है, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां ये काम नहीं करती, लड़कियों को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। तो यही सब क्या है? लैंगिक भेदभाव। ठीक है, लैंगिक भेदभाव है ये सब, कि लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, लड़के रोते नहीं है, ये सारे लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। देखिए क्या है, वो कोमल एवं मृदु स्वभाव की, वो बहुत सुशील है, ये किसके लिए बोला जाएगा? आप सोच लीजिए किसके लिए बोला जाएगा? लड़कियों के लिए, है ना, लड़कों के लिए नहीं बोला जा सकता। और कोई लड़के के लिए ऐसा बोल दिया है तो उसे कुछ और ही समझते हैं लोग, है ना, उसे कुछ और ही समझ लेंगे कि पता नहीं ये लड़का है कि क्या है। तो ये हमारे दिमाग का पूर्वाग्रह मान सकते हैं, लेकिन ये भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, सुनते हैं ना कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? लैंगिक भेदभाव, याद रखिएगा हमेशा। अब है रूढ़िबद्ध धारणा। अभी तक हम क्या देख चुके हैं? पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव और
ये क्या था, पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव और विविधता, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम रूढ़िबद्ध धारणा देखेंगे। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। ठीक है, किसी के बारे में सब, किसी समाज के को एक ही छवि में बांध लेते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो वही उसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को अब कंजूस, अपराधी या बेवकूफ मानते हैं। ठीक है, किसी देश के लोगों को, किसी गांव के, मतलब कि किसी शहर के लोगों को, किसी राज्य के लोगों को कंजूस, बेवकूफ और अपराधी मानते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि किसी के बारे में ऐसी धारणा हम बना के रख रहे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में डाल देती है, कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में डालना क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा। ओके, अब है असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। याद रखिए, भेदभाव क्या होता है, जब लोग पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे कि रूढ़िबद्ध धारणा क्लियर हो गया होगा, पूर्वाग्रह भी क्लियर हो गया होगा आपका। तो इस आधार पर जब कोई व्यवहार करता है, जैसे लड़के लड़कियों में व्यवहार करना, ये भी क्या होगा, भेदभाव ही होगा, लैंगिक भेदभाव होगा, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर। ओके, लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि के मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अपने भिन्न भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को क्या बोलते हैं, निम्न कोटि का मानते हैं, ये पूर्वाग्रह है। दलित, दलित शब्द क्या होता है, कई बार ये बता चुकी हूँ। दलित शब्द क्या है, को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस दलित का मतलब क्या होता है, दबाया हुआ, कुचला हुआ। क्लियर है, आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए, समानता के लिए संघर्ष। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश, समानता के लिए संघर्ष हुआ था, किस लिए, दलितों ने संघर्ष किया था समानता के लिए। अब इसके बारे में डिटेल से हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ही बता रही हूँ। हमारे सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समानता के लिए संघर्ष। 8th क्लास में डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए आगे है, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया जाए। यही है हमारा क्या, समानता के लिए संघर्ष। देखिए, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उन्हें मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समानता तभी सुनिश्चित होगी जब विविधता की हम इज्जत करेंगे, विविधता का सम्मान करेंगे, यानी कि अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोगों का हम सम्मान करेंगे, तभी क्या होगा, समानता सुनिश्चित होगी, तभी लोगों में समानता का व्यवहार पनपेगा। ओके, उन्होंने कहा कि कोई एक धर्म, भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। कोई भी एक भाषा, धर्म या त्योहार सभी के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। सभी अपने धर्म का पालन करें, सभी अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं और सभी अपना त्योहार मना सकते हैं। और यही क्या है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश क्यों है, कि भारत में किसी एक धर्म को विशेष धर्म नहीं माना गया है, बल्कि भारत में क्या है, सभी धर्मों की अपनी मान्यता है, सभी अपने धर्म के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, सभी अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं और सभी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, ये भी हमारा 6 का ही है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है सरकार क्या है। अब हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विविधता, पूर्वाग्रह, भेदभाव, रूढ़िबद्ध धारणाएं, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, तो उसे बहुत अच्छे से समझना है। जो बच्चे मेरे देख चुके थे पहले के वीडियो थ्योरी वाले, वो तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, उनका बस रिवीजन वर्क है। जो नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार रिवीजन ही कर लीजिए आप, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक वीडियो पूरा देखते रहे। टाइम तो है, आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं है मेरी थ्योरी वाली, उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, अब हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार 3 स्तर की है भारत में, सरकार याद रखिएगा। सबसे नीचे क्या है, जो पंचायती राज बोल सकते हैं, वो सबसे नीचे है। ऊपर है हमारा राज्य सरकार और सबसे ऊपर है केंद्र सरकार यार। ठीक है, तो देखिए क्या है, विभिन्न निर्णय लेने के काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार की जरूरत क्यों होती है, तो विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। ओके, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। ये किसका काम है, केंद्र सरकार का, याद रखिएगा। देश की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये राज्य सरकार का काम है। न्यायालय भी सरकार का अंग है।
बेटा ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा बताती चली जा रही हूँ। और डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। 8th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उसको प्लीज आप, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 8th क्लास के चैप्टर से, हर चैप्टर से बहुत सारे एक एक दो दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 8th क्लास की पॉलिटी आप जरूर देख लें, मेरे वीडियो सारे अपलोड हैं, थ्योरी के वीडियो 8th क्लास के अपलोड है, तो 8th क्लास की पॉलिटी आप जरूर देखें जाके डिटेल में। ओके, अभी है हमारे पास 2 से 3 दिन भी है, 4 दिन भी है, तो भी बहुत टाइम है, ठीक है, हम कर सकते हैं। क्या है सरकार का काम? देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये है सरकार का काम। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना किसका काम है? कौन सी सरकार का काम है? राज्य सरकार का या केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार का काम है, ठीक है। न्यायालय भी क्या है? जो हमारे तीनों कोर्ट है वो किसके अंग है? सरकार के अंग है। देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके, ठीक है। जब इकट्ठे रहते हैं, भारत में क्या है, सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, सभी लोग अपने अलग अलग कार्य करते हैं, तो एक व्यवस्था की तो जरूरत है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो लोग किसी को मार देगा, सभी अपने अनुसार काम करेंगे, तो व्यवस्था की जरूरत होती है। इसी के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है, ठीक है। वह नियम बनाती है, सरकार क्या, वह यहाँ पे क्या है, सरकार। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वालों लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार क्या करती है? नियम बनाती है, निर्णय लेती है यानी कि कानून बनाती है, और अपनी सीमा यानी कि अपने देश में रहने वाले लोगों पे वो नियम और कानून क्या करती है? लागू करती है। क्लियर है? वो नियम और कानून लागू करती है। देखिए क्या है, सरकार के स्तर। सरकार के 3 स्तर हैं हमारे: स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार, जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार के हमारे 3 स्तर हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा: स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और राष्ट्रीय स्तर की सरकार। राष्ट्रीय स्तर की सरकार यानी कि केंद्र सरकार। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है, ठीक है। जैसे कि गांव में पंचायत होता है, शहर में क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बता चुकी हूँ। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, हरियाणा असम की सरकार जैसे पूरे राज्य में काम करती है। राज्य सरकार को क्या बोलते हैं? राज्य स्तर की सरकार। और राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार का संबंध की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, उसी से केंद्र सरकार बोलते हैं। ओके, तो 3 स्तर की हमारी सरकार है: स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और राष्ट्रीय यानी कि केंद्र स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की सरकार गांव, मोहल्ले और शहर में होता है। राज्य स्तर की सरकार एक राज्य में, एक स्टेट में होता है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार केंद्र में, एक देश में होता है, ठीक है। पूरे देश पे राष्ट्रीय स्तर की सरकार का नियंत्रण होता है। अब देखिए सरकार और कानून। तो कानून कौन बनाती है? सरकार। कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? संसद। याद रखिए, क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार कि कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? संसद है, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वो न्यायालय जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। ये कौन सी सरकार में हो सकता है? किस तरह की सरकार में रहा? ये राजतंत्र में या फिर लोकतंत्र में? तो याद रखिएगा, ये लोकतंत्र में हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि हमारे धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, ठीक है। ये हमारी समानता का अधिकार है कि किसी भी जाति, धर्म, जो लोग, ये मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, उसमें यही है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस कारण किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के तहत ही वो कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ओके, अब है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब कौन देता है सरकार को ये सारी शक्तियां? निर्णय लेने, कानून बनाने और कानून का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है? लोकतंत्र में लोग। याद रखिएगा, लोकतंत्र में जो लोग हैं यानी कि हम जनता, हम जनता ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। कैसे देखते हैं? उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन के, हम वोट डालकर उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो और उन्हें ये शक्ति देते हैं कि वो हमारे लिए निर्णय ले, हमारे लिए कानून बनाए और उन्हें लागू करें, ठीक है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है, इसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्रीय सरकार आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या होता है। राजा और रानी को शासन चलाने का और निर्णय लेने की शक्ति होती है, इसमें जनता का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता। लेकिन लोकतंत्र में सारे निर्णय में जनता का इंटरफेयर हो सकता है। अगर कोई निर्णय लिया जाए और जनता को लगे कि वो निर्णय गलत है, तो उसमें जनता
इंटरफेयर करके वो निर्णय बदलवा भी सकती है। अब क्या है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का ही शासन। लोकतंत्र की परिभाषा ही है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। याद रखिएगा लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का ही शासन है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि हम जिन्हें वोट डालकर चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहां पे भेजे गए हैं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हम वहां पे भेजते हैं, इसलिए उसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। देखिए 1931 में यंग इंडिया पत्रिका लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, यहाँ से एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है आपको। कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति नहीं है वो वोट दे सक जिसके पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि अपने गरीब आदमी क्योंकि वोट काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सेंटेंस पूरा आपको दे सकता है, ठीक है, लंबा सेंटेंस है लेकिन दे सकता है कि ये सेंटेंस किसने कहा है। तो ये किसने कहा है? गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। और दूसरा ये कि यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1931 में, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने ऐसे वर्ड क्यों लिखे थे? क्योंकि जो हमारी आजादी के पहले भारत में गरीब लोगों को और जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। आजादी के पहले भी लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र तो नहीं कर सकते लेकिन वोटिंग हुई थी 1-2 बार, लेकिन उसमें वैसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ओके बेटा, तो हमारा ये चैप्टर भी हो चुका। अभी भी अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मैं पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ, आपको पूछना है। ओके, मैं फिर से बताऊंगी आपको पूछना जरूर है। अभी हम सरकार के बारे में देख चुके हैं। सबसे निचले स्तर की सरकार यानी कि स्थानीय सरकार क्या है? निचले स्तर की नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं सबसे पहले स्तर की सरकार, ठीक है, पंचायती राज्य। ओके, गांव में पंचायती राज्य होता है। तो पंचायती राज्य में क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। याद रखिएगा, ग्राम सभा क्या है? एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ग्राम सभा। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया। मतलब हो सकता है कि ग्राम सभा में क्या होता है, किसी एक गांव के बारे में हो, मतलब एक गांव की सभा हो, या फिर एक से ज्यादा गांव की सभा भी हो सकती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस पंचायत में रहने वाले, मतलब पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क यानी कि जितने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। याद रखिएगा, वो सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार है, ओके, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। क्लियर है? ग्राम सभा के सदस्य कौन है? कई बार ये आता है, क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राम सभा के सदस्य वो होते हैं जो हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं। नहीं, ग्राम सभा के सदस्य उस गांव में रहने वाले सभी वयस्क होते हैं। और वो कैसे वयस्क? जो 18 वर्ष से ज्यादा हो, जिन्हें वोट देने का अधिकार हो, जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। ओके, देखिए, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुनता है और वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वार्ड पंच और सरपंच मिलकर पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है? वार्ड पंच और सरपंच दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि सचिव का चुनाव होता है, तो सचिव का चुनाव नहीं होता। सचिव का क्या होता है? सरकार द्वारा नियुक्ति होती है सचिव के। सचिव का काम क्या है? ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। अब सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना उसका काम है, और जो भी चर्चा हुआ है उस पर उसका रिकॉर्ड रखने का काम सचिव का होता है। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर सेट क्या है? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। ओके, इसको ही वाटर सेट बोला गया। यहाँ से बस आपको इतना याद रखना है। चेक डैम क्या है? चेक डैम नालों पर यानी छोटे छोटे जो बांध बनाए जाते हैं उसी को चेक डैम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चेक डैम क्या है? चेक डैम जो छोटे छोटे नालों पे बांध बनाए जाते हैं उसी को चेक डैम कहते हैं। ओके,
देखिए आगे देखते हैं हम। ये तो एक स्टोरी है, स्टोरी के बारे में मतलब गांव में वो पानी के लिए बाकी चीजों के लिए जो बहस हो रही थी वो है, वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो हम इतना डीपली नहीं, हम वन लाइनर में आपको बता चुकी हूँ, वन लाइनर ही हम देखेंगे जो कि आता है एग्जाम में। देखिए क्योंकि ज्यादा डीपली पढ़ाने लगूंगी तो फिर तो हमारा कितने 2-3 महीने लग जाएंगे, तो 1 महीने तो लग ही जाएगा सारा चैप्टर खत्म कराने में, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, इसलिए ज्यादा डीप हमें नहीं करना है। अब देखिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करना है। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम क्या है? अपने पंचायत में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम को लागू करना, यह है ग्राम पंचायत का मुख्य काम। ओके, ग्राम पंचायत का देखिए काम यहाँ पे लिखा गया है। ग्राम पंचायत का काम क्या है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, ये ग्राम पंचायत का मतलब गांव में जो भी चीजें हो रही हैं जो सरकार के द्वारा होती है, जो सार्वजनिक चीजें होती है, याद रखिए जो सभी के लिए है, गाँव में जो सभी के लिए जो चीज हो रहा है वो कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत कर रहा है। जैसे सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, जो स्थानीय कर लगाया जाता है, जो गांव में कर, कृषि पे भी, जमीन पे, बहुत सारी चीजों पे कर होता है, ये कर लगाना और इकट्ठा करना भी ग्राम पंचायत का काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना भी किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है, याद रखिएगा। ये 3 काम है ग्राम पंचायत का, बहुत अच्छे से समझ के आपको याद रखना है। अब एक ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत। अब ये सारे काम कर रहे हैं तो कोई आमदनी का स्रोत तो होना चाहिए, वो अपने पॉकेट से तो पैसा निकाल के कोई करने वाला नहीं है। तो आमदनी का स्रोत क्या है? घरों में बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। हम यहाँ देख चुके हैं कि स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। तो यही जो कर है यही उनकी आमदनी का स्रोत है। ओके, फिर है विभिन्न सरकारी विभाग। पहला तो वही है घरों में बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। दूसरा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं लागू होती है, उसके लिए भी राशि आती है, तो वो भी इनके आमदनी का स्रोत है। तीसरा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। समुदाय के काम के लिए बहुत सारे दान होते हैं, तो ये सारे आमदनी के स्रोत हैं। ये ग्राम पंचायत के काम, ये है ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत, समझ लेना है अच्छे से। फिर एक कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। निर्माण समिति क्या करती है? ये कौन बनाती है समिति? ग्राम सभा। याद रखिएगा निर्माण समिति का गठन कौन करता है? ग्राम सभा करती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं ही निर्माण समिति की गठन करती है। गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना और यह काम बनवाना है, तो ये काम कौन करेगी? निर्माण समिति। निर्माण याद रखिए, निर्माण कार्य कौन करेगी? निर्माण समिति करेगी। नाम से क्लियर है। तो अब किसी के लिए घर बनाना नहीं, सामुदायिक कार्य के लिए, यानी कि जो सार्वजनिक होता है उसके लिए जो निर्माण कार्य होता है निर्माण समिति करती है। निर्माण समिति का गठन कौन करता है? ग्राम सभा। क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, ग्राम पंचायत किसके प्रति है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। अब जो हमारी सरकार है, जो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये हमारे लिए, जनता के लिए जवाबदेह है, क्योंकि हम उन्हें चुन रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि ग्राम सभा ही उसे चुनती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा। क्लियर है? फिर है पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में जो लोगों की भागीदारी है 2 और स्तरों पे होती है। पहले तो पंच को जो, फिर ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसमें इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। अब ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर कौन होता है? कौन सा होता है? विकास खंड। याद रखिएगा दूसरा स्तर कौन सा है? विकास खंड का। इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत से ऊपर कौन सा है? पंचायत समिति। याद रखिए पंचायत समिति ग्राम पंचायत से ऊपर है, जिसे विकास खंड, इसका दूसरा स्तर है विकास खंड, इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ओके, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद होता है। याद रखिएगा सबसे नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है? जिला
पंचायत या जिला परिषद। क्लियर है बेटा? 3 सबसे नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। ओके, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। ओके, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचायत से जुड़े कोई कानून नहीं है, ये सही है गलत? तो ये सही है, ये गलत है कि पंचायत से जुड़े भी कानून बनाए गए हैं और ये हमारे संविधान में निर्देशित है। हमारे संविधान में ये निर्देश दिया गया है कि पंचायत से जुड़े कानून भी बनाए जाए। ओके, तो हमारा ये भी हो चुका है। हम अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5, ये भी हमारा 6 का ही है। हम जितना हो पाएगा बेटा मैं उतना आज कराऊंगी, जितना मैं बोल पाऊंगी। ओके, जितना मैं समझा पाऊंगी उतना मैं आज कराऊंगी आपको। और बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसे देखना है। अब देखिए गांव का प्रशासन, अभी तो हम क्या देख चुके थे इसके पहले वाली वीडियो में, पंचायत के बारे में देखते हैं। अब है गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन कैसे चलता है? पंचायत समिति हम देख चुके हैं, अब गांव का प्रशासन देखते हैं। इसमें सबसे पहले झगड़े के बारे में दिखाया गया है कि 2 किसान है, उसमें झगड़ा हो रहा है जमीन की मेड़ को लेकर। ठीक है, कि एक किसान जो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा जमीनें हैं, ज्यादा शक्तिशाली है, वो छोटे किसान की जमीनों को बीच में मेड़, ये जो दिख रहा है मेड़ को अपने आगे बढ़ाते बढ़ाते उसकी जमीन को अपने अंडर करा है। इन दोनों में झगड़े होता है, मतलब मारपीट भी हो जाती है। फिर ये पुलिस थाने पहुंचते हैं। ओके, तो पुलिस थाने पहुंचने के बाद क्या होता है, तो हमें जब देखिए क्या है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुए चोरी, दुर्घटना, मारपीट आदि, झगड़े आदि की रपट यानी कि रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। अब ये जो इस कहानी में है ना, जो गरीब किसान होता है, उसे कुछ लोग सलाह देते हैं कि हम और ऊपर के शहर के पुलिस थाने में जाते हैं, ये जाते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है। जो हमारे मतलब कि हम जिस पुलिस थाने के अंडर आते हैं, जिस पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में हम आ रहे हैं, मान लो कहीं पे कोई चोरी हुआ, कोई दुर्घटना हुई, तो वो जिस पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में आएगा, हमें उसी पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाना है। ठीक है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। ओके, उस कार्य क्षेत्र मतलब कि उस कार्य क्षेत्र के नियंत्रण में कई बार आप कुछ बोलते कोई एप्लीकेशन लिखते, कोई फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपको लिखना होता है ना थाना, तो आप लिखते हैं अपने थाने का नाम, तो उसी कार्य क्षेत्र में यानी कि हम आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। लोग उस क्षेत्र में हुए चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखाने के लिए उसी पुलिस थाने में जा सकते हैं। ओके, अब पुलिस थाने में होने वाले काम, ऊपर तो स्टोरी है, स्टोरी में पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इतना नहीं बताऊंगी मैं। अब पुलिस थाने में क्या पहला काम क्या होता है, पुलिस थाने में पहला सबसे काम क्या होता है कि जाके हम अपनी बात बोलते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। लिखित, मौखिक भी हो सकता है, लिखित ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया, अंततः थानेदार राजी हो गया। अब क्या हुआ, पहले जो गरीब थे ना किसान, मोहन, मोहन नाम था गरीब किसान का, उसका मामला जो थानेदार वो नहीं लिख रहा था, क्योंकि अब अपने गांव के थानेदार थे, उनको पता था कि यहाँ पे मतलब ये गरीब है, या तो फिर उसके साथ कोई गवाह नहीं था, तो उसका मामला वो दर्ज ही नहीं कर रहे थे, उसका रिपोर्ट वो लिख ही नहीं रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर ये जो मोहन है, वो अपने साथ जो गांव के लोगों को लेकर आए थे, वो सबको लेकर वो अंदर गए। देखिए उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया, अंततः वो सबको लेकर अंदर थाने के अंदर गए और उन सभी लोगों ने मामला दर्ज करने पर जोर किया कि हमारे सामने ही ये घटना घटी थी। अंततः क्या हुआ, उनके मामला को, उनकी शिकायत को क्या किया, उसने मोहन को, फिर थानेदार राजी हो गया मामला दर्ज करने के लिए, और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने के लिए कहा, यानी कि कंप्लेन, वो कंप्लेन करने के लिए गया और कंप्लेन को लिखकर देना था। तो पहले वो कंप्लेन ले नहीं रहे थे, लेकिन जब उसके साथ कुछ लोग आए कि मेरे सामने ये घटना हुई है और घटना जिसने भी किया हो वो दोषी है, तो इसका कंप्लेन आप लिख लीजिए, तो थानेदार तैयार हो गया, कंप्लेन लिखकर देने के लिए बोलता है। ओके, ये तो पुलिस थाने का काम है, और हम किस पुलिस थाने में जाएंगे ये सब है। क्लियर, बिल्कुल याद रखिएगा बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुका है कि हम जो मतलब कि हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम किस पुलिस थाने में जाएंगे, किसी गांव में है हमारे साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे, तो उस गांव, वो गांव जिस पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में आता है हम वहीं पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आता है राजस्व विभाग का काम, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। ओके, राजस्व विभाग का काम क्या है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी के कार्य, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पटवारी के कार्य क्या है, तो पटवारी का कार्य क्या होता है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ओके, ये पटवारी का कार्य होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। कानूनगो भी वर्ड आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, कानूनगो कौन है, तो पटवारी को ही कानूनगो बोला गया। ठीक है, या फिर ये सारे ही नाम आपको याद कर लेना है, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, पटवारी और कानूनगो।
इनका कार्य क्या है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये इनके काम है, पटवारी के काम है। कई जगहों पर वो एक लंबा जंजीर रखते हैं जिसे जरीब, जरीब क्या है? तो पटवारी जमीन को नापने के लिए जिस जंजीर का इस्तेमाल करते हैं उसे जरीब कहते हैं। तो क्या होता है, कई जगहों पर ना एक लंबी सी लोहे की जंजीर रखते हैं जमीन को नापने के लिए, ठीक है, ये पटवारी रखते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? जरीब। तो जरीब वर्ड भी आ चुका है, तो इसे भी बहुत अच्छे से आपको समझना, याद करना है। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। दूसरा काम आ गया पटवारी का, पहला क्या था? जमीन को नापना, उनका रिकॉर्ड रखना। और पटवारी का मुख्य काम है, दूसरा क्या काम है पटवारी का? भूमि कर इकट्ठा करना। ओके, भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी देता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी देता है। तो पटवारी से रिलेटेड कई पॉइंट आ गए। पहला तो पटवारी का कार्य क्या है? जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है उसका? कर इकट्ठा करना, अपने मतलब कि अपने क्षेत्र में कर इकट्ठा करना। और तीसरा कार्य उसका क्या है? कि अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी किसान को देना। उसके बाद चौथा हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है जरीब। जरीब क्या है? तो पटवारी एक जंजीर, जमीन को नापने के लिए एक जंजीर रखते हैं जिसे जरीब कहा जाता है। दूसरा है कानून गो। कौन है कानून गो? पटवारी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। कानून गो लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, पटवारी, ये पटवारी का ही अलग अलग नाम है। ओके, अभी देखिए भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। यहाँ पे हमारा देखिए है, भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है भारत में जो सभी राज्य हैं, भारत हमारे कई जिलों में बटा, और जो राज्य वो अलग अलग जिलों में बटे हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जिलों को खंडों में बांट, जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, ठीक है। तो ये आ सकता है कि जो जिले को तहसील या तालुक में क्यों बांटा जाता है? तो क्यों बांटा जाता है? जमीन के से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए, ठीक है, जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को तहसील और तालुका में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये जो जिले को उपखंडों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, उसी उपखंड को बोला गया है तहसील और तालुका। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार। याद रखिएगा, सबसे ऊपर कौन होता है? जिला अधिकारी, और उसके नीचे क्या होता है? तहसीलदार। तहसील से ही तहसीलदार आ गया, ठीक है। वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। अब तहसीलदार का कार्य क्या है? पटवारी के कार्य का निरीक्षण करना। पटवारी का कार्य हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब उसके ऊपर तहसीलदार आता है, तो तहसीलदार का काम क्या है? पटवारी के काम का निरीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा किया, यानी कि टैक्स सही ढंग से इकट्ठा किया जाए। रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व सही यानी कि टैक्स सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, ठीक है। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने वाली जाति प्रमाण पत्र भी जारी करता है। अब तहसीलदार क्या करते हैं? विद्यार्थियों को, तहसीलदार या जिलाधिकारी क्या करते हैं? विद्यार्थियों को जो जाति प्रमाण पत्र देता है वो भी तहसीलदार या जिलाधिकारी ही देते हैं। ओके, अब देखिए ये है नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है? हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है? तो ये क्वेश्चन बेटा पता नहीं कितने बार आ चुका है कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है। तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है? कि पिता की संपत्ति में पत्नी, पुत्र और पुत्रियां, ठीक है, पत्नी, पुत्रों और पुत्रियां सभी को बराबर का अधिकार है, सभी का बराबर का अधिकार है, सभी में बराबर बराबर हिस्सा, सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। मतलब कि पिता की संपत्ति में पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ये है हमारा हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। यही है हमारा नया कानून, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। यहाँ भी आ सकता है कि ये कानून जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 है केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, बिल्कुल गलत है, केंद्र शासित प्रदेश में भी ये कानून लागू है, ठीक है। तो चलिए हम ये भी देख चुके हैं। अब गांव का प्रशासन, अब हम क्या देखेंगे? नगर प्रशासन, ठीक है। नगर में प्रशासन किस प्रकार होता है ये सभी याद रखिएगा बेटा। हम स्थानीय सरकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी राज्य सरकार पे हम नहीं आए हैं। राज्य सरकार के बारे में हम 7th क्लास की सिविक्स में, पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये हम स्थानीय सरकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में भी देखिए कि स्टोरी है सबसे पहले कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनके बॉल से लग के जो स्ट्रीट लाइट होती है, ट्यूब लाइट, वो टूट जाती है, ठीक है। टूटने के कारण बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हमें बनवाना है, इसे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर एक मतलब कि यास्मीन खाला है, वो
नगर पालिका में पहले काम करती थी, तो बच्चे उनके पास जाते हैं कि उन्हें पता होगा। नगर निगम में काम करती थी वो, तो उन्हें पता होगा, इसलिए वो जाते हैं यास्मीन खाला के पास। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, नगर निगम के कार्य क्या है देखिए। नगर निगम के कार्य क्या है, सड़कों पर रोशनी। अब ये स्टोरी दिया गया था, ठीक है, पहले, क्योंकि छोटे बच्चे, अब हमेशा ये आता है, ये भी पेडल के क्वेश्चन में आता है कि जो हमारे सिविक्स के जो पॉलिटी के जो मतलब की पॉलिटी जो है, या फिर हमारे सोशल साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं, उसमें किस तरह की चीजें, किस तरह की स्टोरी दिखाई जाती है, तो केस स्टडी दिखाई जाती है उसमें, याद रखिएगा, केस स्टडी के बारे में ही बात की जाती है इसमें। ओके, अब नगर निगम के कार्य, नगर निगम के कार्य को समझाने के लिए पहले एक स्टोरी बताई गई, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए ना, 6 क्लास के बच्चों के लिए है। अब उन्हें डायरेक्ट हम रटवाएंगे कि नगर निगम के ये कार्य है, तो वो शायद बोरिंग होगा उनके लिए। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले स्टोरी दिखाई जाती है, पहले स्टोरी बनाई जाती है, ताकि जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे समझ पाए उन चीजों को, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, वो रटे ना। तो स्टोरी में ये दिखाया गया ना कि स्ट्रीट लाइट टूट गई, फिर वो बच्चे परेशान हो गए कि अब हम इसे, ये किसी के घर की लाइट तो थी नहीं कि वो लगाएंगे, कि हम कहाँ लगवाएं। फिर वो नगर निगम में जो काम कर चुकी है यास्मीन खाला, उनके पास जाती है सब पूछने के लिए। ठीक है, अब आता है नगर निगम के कार्य। तो नगर निगम के कार्य क्या है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, और सड़कों व बाजारों की सफाई करना। ये सारे कार्य किसके हैं, नगर निगम के हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, नगर निगम का यह काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले, यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, नगर निगम का कार्य ये भी है कि शहर में क्या है, बीमारियां ना फैले, स्कूल स्थापित करना, उसे चलाना। ये सारे काम किसके हैं, शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाना, बाग बगीचों की रख रखाव, ये सारे काम नगर निगम के हैं। ये क्या क्या काम है, पहला देख लीजिए। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, और सड़कों बाजारों की साफ सफाई करना, शहर में बीमारियां ना फैले इसकी देखभाल करना, स्कूल स्थापित करना और चलवाना, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलवाना, बाग बगीचों का रख रखाव, ये सारे काम हमारे नगर निगम के। ठीक है, अब है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। देखिए, ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेंगे, ये निर्णय कौन ले सकता है। तो ये निर्णय क्या आता है कि शहर में, एक शहर में अस्पताल और पार्क कहाँ बनेंगे, निर्णय कौन लेगा, तो ये निर्णय कौन लेगा, निगम पार्षद लेगा। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, और हर वार्ड में एक पार्षद होता है। ओके, हर वार्ड में क्या होता है, एक पार्षद होता है, यही पार्षद निर्णय लेता है। जटिल निर्णय पार्षदों के समूह के द्वारा ली जाती है। कोई जटिल, कोई बहुत बड़ा निर्णय है अपने शहर के लिए, तो किसके लिए लिया जाएगा, पार्षदों के समूह के द्वारा, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं कि शहर में अलग अलग वार्डों को शहर में बांट दिया जाता है, हर वार्ड में एक पार्षद होता है। तो पूरे शहर के लिए अगर कोई निर्णय लिया जाएगा, तो वो निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, पार्षदों के समूह के द्वारा। ठीक है, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जो पार्षदों की समितियां होती हैं, वही ये सारे काम करती है, क्योंकि ये तो पूरे शहर की बात होती है ना, तो ये सारे काम वही करती हैं। देखिए आगे है, जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम कौन करता है, आयुक्त यानी कि कमिश्नर। ओके, जो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के कारण तो पार्षद और पार्षदों की समितियां करती हैं, लागू करने का काम कौन करता है, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, याद रखिएगा। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इसीलिए ये निर्णय लेते हैं। ओके, लेकिन इन्हें लागू करते हैं कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। और प्रशासनिक कर्मचारी और जो आयुक्त यानी कि कमिश्नर होते हैं, वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं, एग्जाम देकर जैसे भी नियुक्त किए जाते हैं। यही कारण है कि ये कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि ये निर्णय को लागू करते हैं। ओके, अब नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, हम पिछले पढ़ चुके हैं कि पंचायत समिति को पैसा कहाँ से आता है, नगर निगम को, बिल्कुल वही चीज है। देखिए, राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स, कर से मिलता है। वह राशि जो लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ओके, जिन लोगों ने अपने घर होते हैं, उन्हें संपत्ति कर देना पड़ता है, तब पानी के साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं पर भी कर देना पड़ता है। शिक्षा पर भी कर लगाया गया है। अगर आप किसी दुकान या होटल में जाएंगे तो आपको कर देना पड़ता है। ठीक है, तो सिनेमा देखने जाते हैं तो मनोरंजन कर भी हमें देना पड़ता है। तो इस तरह के कर से जो पैसे जमा होते हैं, वही नगर निगम के पैसे का मतलब कि नगर निगम को यहाँ से पैसा मिलता है। ओके,
देखिए एक लाइन यहाँ पे है, ये बस वन लाइनर है, इसे बस आप याद कर लीजिए कि 1994 में शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में था। ठीक है, तो सूरत में प्लेग कब फैला था? 1994 में, और यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदगी थी, इसलिए यहाँ पे प्लेग फैला था। तो क्यों गंदगी थी? नगर निगम की लापरवाही के कारण ही होगी। तो नगर निगम को हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे शहर में गंदगी ना फैले। प्लेग फैलती कैसे? हवा से फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। ठीक है, प्लेग कैसे फैलता है? प्लेग प्लेग हवा के द्वारा फैलता है। बिल्कुल याद रखिएगा इन चीजों को। प्लेग कैसे फैलता है, ये क्वेश्चन भी बेटा आता है कि प्लेग फैलने वाली बीमारी है कैसे? पानी से, छूने से, तो हवा से फैलता है प्लेग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चैप्टर नंबर ये कर चुके हैं हम, देखेंगे हम चैप्टर नंबर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ओके, अब हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, मतलब गांव के क्षेत्र में। बहुत छोटा चैप्टर है ये। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका क्या क्या होता है, तो बस ये देख लीजिए, कलपट्टू गांव की कहानी देखी गई है। ज्यादातर परिवार खेती के लिए अपनी आजीविका कमाते हैं। गांव में क्या होता है? सबसे पहले खेती, आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत खेती है। ओके, अब क्या है, मौके होते हैं जब नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। अब खेती में क्या भी है? खेती में उन्हें नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिलती है, मजदूरों को नियमित रूप से काम नहीं मिलता है, और खेती में ही मौसमी बेरोजगारी आती है। मौसमी बेरोजगारी कहाँ से रिलेटेड है? खेती से, कृषि से ही रिलेटेड है मौसमी बेरोजगारी। उसमें क्या होता है कि जो फसल उगाने, फसल काटने और फसल बोने का टाइम होता है, उस समय तो मजदूरों को काम मिल जाता है, लेकिन बाकी के टाइम वो उन्हें काम नहीं मिलता और वो कर्ज पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में 40% खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है, 40% क्या होता है? खेतीहर मजदूर। मैंने बताया था ज्यादातर खेतीहर मजदूर ही होते हैं। किसी के पास छोटे टुकड़े होते हैं जमीन के, किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है। अभी बता चुकी हूँ, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो गाँव में ज्यादातर लोग क्या होता है? कृषि पर डिपेंड होते हैं। और हमारे देश में क्या होता है? करीब 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर किसे बोलते हैं? इनके पास या तो छोटी जमीन होती है, या फिर छोटी छोटी जमीन के टुकड़े होते हैं, या फिर वो भूमिहीन होते हैं, उन्हें खेतीहर मजदूर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, शेखर की कहानी बताई गई है। व्यापारी मुझे उधार के रूप में बीज देते हैं। ये बता रहे हैं कि बीज देते हैं और उधार के रूप में, क्योंकि उनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा है, तो वो इतने पैसे उनके पास नहीं है कि वो बीज लेके कृषि कर सके, तो उनके पास वो उधार के रूप में जमीन लेते हैं, सॉरी जमीनी बीज लेते हैं, फिर वो कृषि करते हैं, और इस बाद में फसल होने के बाद वो मजबूर होते हैं उन्हीं व्यापारियों को वो फसल बेचने के लिए। ठीक है, उन्हीं को फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज बाजार में बेचो तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी चुकाना है। ठीक है, वो बाजार में अगर बेचेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्हें उधार भी चुकाना है। तो क्या होता है, इसलिए वो उन्हीं व्यापारियों को फसल बेचने के लिए मजबूर होते हैं। हमारे पास एक संकर गाय है। अब यही है कि एक और बता रहे कि हमारे पास गाय है, उसका दूध हम यहीं के सहकारी समिति में बेच देते हैं, रोज खर्चों के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। ये तो बात की कहानी है। ठीक है, अब कर्ज के बारे में बोला गया कि वो कर्ज लेते हैं, ये करते हैं। ऊपर देखिए जो फिगर दिया गया ना, इसमें गांव के लोगों का हमारा चैप्टर का नाम है गांव में आजीविका। तो यहाँ के लोगों के में क्या है? मछलियां पकड़ रहे हैं लोग, यहाँ पे देखिए कृषि कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं लोग, यहाँ पे ठेले पे कुछ बेच रहे हैं, यहाँ पे ईटा बना रहे हैं, यहाँ पे लेबर का काम हो रहा है, यहाँ पे जो रेत होता है उसे वो कर रहा है, जाना जा रहा है। तो ये सारे, ये टोकरियां बनाई जा रही है, ये साइकिल मोटर बनाए जा रहे हैं, सही किए जा रहे हैं। तो ये सारी आजीविकाएं ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएं हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। अब क्या होता है? कर्ज में डूबते चले जाते हैं। ये क्या होता है? किसान, जो छोटे किसान होते हैं, वो हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि वो बीज लेते हैं, फिर फसल बोते हैं। अगर किसी साल उनकी फसल खराब हो गई तो वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं। और कई हम अब मतलब बहुत सारे न्यूज ऐसे आते हैं कि बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ज्यादा कर्ज में डूबने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनके पास जब कोई रास्ता नहीं रहता अपने कर्ज को चुकाने का, तभी वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उसे चुका नहीं पाता, इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है। अगर किसान क्या है, कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले, वो उस कर्ज को नहीं चुका पाता। इस स्थिति में किसान कर्ज तले दब, क्या कहा जाता है? किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण रहा है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या तक कर ली है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? विपदा का मुख्य कारण क्या है? तो इस विपदा का मुख्य कारण कर्ज है। ठीक है, क्योंकि वो कर्ज तले
है ना, कर्ज तले वो दब जाते हैं, तभी वो ऐसा स्टेप लेते हैं, तभी वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी एक खेतिहर मजदूर है। अभी हम ऊपर स्टोरी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ है, यहाँ भी एक खेतिहर मजदूर की बात की गई है। ये कलपट्टू गांव में है। तो ये एक स्टोरी बस है कि इसके बारे में भी क्या है, इसके साथ भी क्या है, वही है कि एक खेतीहर मजदूर शेखर की तरह के छोटे किसान है और रामलिंगम जैसे बड़े किसान है। यहाँ भी एक छोटा किसान है और बड़े किसान है। बड़े किसान क्या होता है, अपनी फसल उपजाकर कहीं भी बेचते हैं। कि तुलसी जो छोटे किसान है वो क्या होता है, वो खुद ही अपने खेतों में मतलब कि फसल बोती है, वो लेबर भी नहीं रख सकती और खुद ही सारा काम करती है। ठीक है, कुछ भूमिहीन मजदूर भी होते हैं वहां पे जो छोटे छोटे किसान होते हैं। अब है अरुणा और पारिवेलम, ये भी एक स्टोरी है बेटा। तो इसमें भी क्या है कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है ये है कैटामैरन क्या है, कैटामैरन क्या है। तो उनके पास उनके घर समुद्र के पास होते हैं, वहां चारों ओर जाल होते हैं। ठीक है, कैटामैरन क्या है, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। कैटामैरन क्या है, तो मछुआरों की छोटी नाव को कैटामैरन कहा गया है। ओके, तो ये मछलियां पकड़ते हैं। अब हर साल मानसून के दौरान 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा सकते। मछलियां पकड़ने वालों के लिए भी बेरोजगारी आ जाती है। मानसून के दौरान जब बारिश होती है तो 4 महीने तक वो समुद्र में नहीं जा सकते, क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है वो। ओके, मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। तो मछलियां पकड़ने वालों के साथ भी यही मजबूरी है कि फिर जब मछलियां पकड़ते हैं तो उन्हीं व्यापारियों को अपनी मछलियां बेचनी पड़ती है। ओके, देखिए ज्यादातर छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरी साल रोजगार नहीं मिल पाता। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरे साल रोजगार गांव में किसे नहीं मिलता। तो छोटे किसान, खेतिहर मजदूर, मछली खेतिहर मजदूर यानी कि जो खेत में मजदूरी करते हैं, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये सिविक्स का हमारा लास्ट चैप्टर है, सॉरी 6th क्लास की सिविक्स का लास्ट चैप्टर। ये क्या है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो शहर में क्या क्या आजीविकाएं हैं, देखिए यहीं पे दिख रहा है क्या है। यहाँ पे बस है। ओके, अखबार बेचा जा रहा है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, मतलब ऐसी खाने की चीजें बेची जा रही हैं। यहाँ पे बैंक है, ढाबा। ओके, बहुत सारी यहाँ देखिए चिमनियाँ यानी कि फैक्ट्री है, स्कूल। ये सारी चीजें आप इसमें दिख रहा है ना। तो शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं कहाँ पे गांव में क्या आजीविका है, शहर में क्या आजीविका है। देखिए भारत के 5,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इसमें जैसे महानगर हैं यहाँ पे भारत में। ओके, अब आगे हम देखते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका क्या है। देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारी स्टोरी है, स्टोरी पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में क्या है, शहर में लोग करीब 1 करोड़ लोग ठेलों और फुटपाथों पर सामान बेचते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाजार भी होता है, उसमें ऐसी दुकानें भी होती हैं। देखिए बड़ी दुकानें भी होती हैं, फुटपाथ पे सामान बेचा जा रहा है। बड़ी दुकानों में क्या होता है, बड़ी दुकानों में लोग शोरूम होते हैं, बड़ी दुकानों में शोरूम भी होते हैं, तो वहां पे जाके लोग सामान लेते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाता है, लेकिन जो फुटपाथ पे सामान बिकता है वो सस्ता होता है, शोरूम का सामान महंगा होता है। पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होती है। जो शोरूम होते हैं वो क्या होता है, पक्की दुकानें जो होती हैं उनके पास क्या होता है, व्यापार करने का नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है, पक्की दुकानें जिनकी होती है। ओके, नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, ये निश्चित कौन करता है। तो ऑप्शन में आपका आ सकता है कि दुकान वालों के जो मजदूर यानी कि दुकान वालों का जो समूह है वो करता है, या पता नहीं कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो निर्णय लेता है कि सप्ताह में किस दिन दुकान बंद होगा, ये निर्णय कौन लेता है, बाजार बंद होगा, ये निर्णय हमारे नगर निगम से ली जाती है। ठीक है, अब शहर में क्या होता है, फैक्ट्रियां भी होती हैं, फैक्ट्रियों में बहुत सारे मजदूर होते हैं जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं। और दिहाड़ी मजदूर, ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे बैठे हुए हैं, ये दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर थे। अब दिहाड़ी मजदूर किसे बोला जाता है, जिन्हें डेज के हिसाब से काम मिलता है, आज काम मिला कल नहीं मिला, और अगर एक दिन काम किए तो एक दिन के पैसे उन्हें मिल जाएंगे, ये होते हैं दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, छुट्टियां नहीं मिलती। अब इनका क्या है, दफ्तर में, ये तो सारे हम जो ऊपर देख चुके हैं ये
प्राइवेट जॉब बोल सकते हैं, या फिर वैसे जॉब जैसे दिहाड़ी मजदूरी, या इसमें कभी काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की चीजें होती हैं। अब है दफ्तर, दफ्तर में काम करने वाले या फिर जो सरकारी नौकरियां होती हैं, बुढ़ापे के लिए बचत जिसे हम पेंशन बोलते हैं, या फिर रिटायरमेंट में मिलने वाले पैसे, इनको बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, इनको परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, दफ्तर में काम करने वाले या सरकारी नौकरियों वालों को। ओके, तो ये हमारा 6 का तो कंप्लीट हो चुका है, 6 के पूरे हम करा चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 7th। ओके, 7th में सबसे पहला चैप्टर है हमारा समानता। तो बेटा समानता चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। 7th का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? समानता। मैं हर चीज बहुत शॉर्ट में, जो वन लाइनर है वही कराती जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, समानता। समानता क्या है? मौलिक अधिकार का सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ओके, समानता में क्या है? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और कानून की दृष्टि में सभी समान है। यही है हमारी समानता की परिभाषा हमारे देश में। ओके, तो भारतीय लोकतंत्र में समानता है। भारतीय संविधान ये सब व्यक्तियों को समान मानता है, बिल्कुल मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, इसलिए समानता का अधिकार भी दिया गया है सभी को। ठीक है, देखिए क्या है, अब इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, संबंध रखते हो, वो समान माने जाते हैं। ठीक है, किसी भी जाति, धर्म हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, संस्कृति, किसी भी संस्कृति, किसी भी जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग के हो, सभी को समान, सभी समान है, सभी को समान माना जाएगा और पुलिस की नजर में सभी समान होंगे, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। क्लियर है? बता चुकी हूँ मैं आपको, जो समानता को स्थापित करने के लिए, समानता को लागू करने के लिए जो संविधान में हमारे प्रावधान है, संविधान में जो लिखा गया उसमें सबसे पहला क्या है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है। दूसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, तीसरा क्या है? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। तीसरा हमारा क्या है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। इसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। क्लियर है? ये हमारे समानता की प्रावधान किया गया है कहाँ पे? संविधान में। तीन तरीके से, तीनों तरीके आपको याद रखना है। अब है शासन में संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। ये तो हमारे संविधान में है, याद रखिएगा, संविधान में ये 4 प्रावधान किए गए हैं। अब है शासन में, यानी कि सरकार के द्वारा दो तरीके से लागू किया गया है समानता के अधिकार को। संविधान क्या, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला क्या है? कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा। याद रखिएगा बेटा, किसी भी अधिकार को, या फिर जैसे कि छुआछूत के जो है ना अधिकार, या फिर जो हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, ये मतलब मैं थ्योरी की जो वीडियोस डाली हूँ उसमें हम पढ़ चुके हैं। ये तो मैं रिवीजन वर्क करा रही हूँ ना, तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं। वो सारे जो उसमें था हास्याकरण, तो हास्याकरण से निकालने के लिए भी दो तरीके का व्यवहार किया था, मतलब दो तरीके से लागू किया गया था। एक तो कानून बनाकर, दूसरा कार्यक्रम, योजनाएं और कार्यक्रम लागू करके। तो यही दो चीजें होती हैं किसी भी चीज को लागू करने के लिए। किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए हम या तो मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, कानून बनाकर और योजनाओं को लागू करके। ठीक है, तो सरकार ने समानता के अधिकार को भी लागू कैसे किया है? कानून के द्वारा, और दूसरा क्या है? योजनाओं, कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों को मदद करके सरकार इन्हें लागू करती है। अब क्या है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम क्या है? मध्याह्न भोजन। याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है वो भी समानता के लिए ही किया गया है, समानता के अधिकार के तहत ही किया गया है। क्यों किया गया समानता के अधिकार के तहत? तो इसमें क्या होगा कि सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। और बहुत सारे जगह में ऐसे हैं जहाँ पे दलितों को भोजन बनाने की कार्य किसे दिया जाता है? दलितों को दिया जाता है। ठीक है, देखिए है ना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन, दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ये भोजन भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु, ये क्वेश्चन आया कि जो मिड डे मील है सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया? तो तमिलनाडु में लागू किया गया था। सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी कब? 2001 में। 2001 में तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। और उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया गया था। सबसे पहले कहा तमिलनाडु में आरंभ किया गया था 2001 में। और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि पूरे राज्य के
मतलब देश के सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया गया कि अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर इसे मिड डे मील को आप लागू कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मतलब मिड डे मील सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में। कब हुआ था? 2001 में। और उसके 6 महीने के बाद देश के सभी राज्यों में लागू हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, देखिए आगे इसमें है नागरिक अधिकार आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है नागरिक अधिकार आंदोलन। यहाँ से एक चीज और आपको देखना है कि ये जो मिड डे मील है, इसमें वही है, समानता बढ़ाने के लिए किया गया था। और बहुत जगहों पे ऐसे था कि दलितों को, मतलब ऐसा है कि दलित जो होते हैं उन्हें भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि सभी लोग साथ बैठकर खाएंगे और दलितों के हाथ से बने हुए भोजन खाएंगे तो समानता का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव का निषेध किया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएं। तो बेटा याद रखिएगा जी, नागरिक अधिकार अधिनियम है, इससे क्वेश्चन आता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ किया गया था। तो देखिए यह किसके लिए हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अफ्रीकी अमेरिकन के लिए हुआ था। अफ्रीका में रहने वाले अमेरिकन के लिए हुआ था सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, इनके लिए क्या था? अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाए, उन्हें उन स्कूलों में में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया था। अब वहां पे क्या होता था अमेरिका में कि जो अफ्रीकन थे उनके बच्चों के लिए स्कूल अलग था, उन्हें बस में सीट पे बैठ नहीं सकते थे, मतलब बहुत सारा भेदभाव होता था। उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन किया गया था। भेदभाव को खत्म करने के लिए, अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच जो भेदभाव था उसे खत्म करने के लिए हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। नागरिक अधिकार आंदोलन से ये क्वेश्चन आता है। पहले तो किस लिए किया गया था? भेदभाव को, अफ्रीकन और अमेरिकनों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए। और नागरिक अधिकार आंदोलन किसके लिए हुआ था? अफ्रीकी अमेरिकनों के लिए। ठीक है, जो मतलब अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। ठीक है, 15 के अंश में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारे समानता का अधिकार, याद रखिएगा, समानता का अधिकार किस पे डिपेंड है? अनुच्छेद 15 पे डिपेंड है। ठीक है, क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं है। ठीक है, तो इन जो सार्वजनिक स्थलें होते हैं इसमें किसी भी जाति को धर्म, स्थान, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर जाने के लिए नहीं रोका जाएगा। वो किसी भी शर्त के अधीन नहीं है कि ये शर्त को पूरा करेंगे तभी वो स्थान में जाएंगे, वहां लोग सार्वजनिक स्थलों का उपयोग लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। 15 के अंश में क्या है? इसी से जो हमारा समानता का अधिकार भी अनुच्छेद 15 पे ही डिपेंड है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 क्या है? स्वास्थ्य के लिए सरकार की भूमिका। अब स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है? स्वास्थ्य के लिए सरकार की बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए, जो हमें जीवन का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में, उसमें स्वास्थ्य मतलब कि स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जीवित रह पाएंगे। तो ये भूमिका किसकी होनी चाहिए? स्वास्थ्य के लिए सरकार की भूमिका होनी चाहिए। अस्पतालों की देखभाल करना, उसमें दवाइयाँ, उसकी स्थापना करवाना, ये सभी भूमिका सरकार की होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं स्वास्थ्य क्या है। क्या है? बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। ठीक है, सिर्फ बीमारी को हम नहीं देखेंगे, हम उन कारणों को भी देखेंगे जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। वो क्या है? क्या है? यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, ठीक है, स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, हमारे जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में जो जीवन के अधिकार में बोला गया, उसमें स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन और प्रदूषण मुक्त वातावरण की भी बात की गई है। ये भी जीवन के अधिकार में शामिल है। तो ये सारी चीजें अगर हमें मिलता रहेगा तो लोग कम बीमार होंगे। याद रखिए, लोग कम बीमार होंगे।
ओके। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक क्या होता है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। चिकित्सा पर्यटक है कौन? चिकित्सा पर्यटक कौन होते हैं? वैसे विदेशी जो भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये कई बार इसमें ऑप्शन में क्या आया था कि गांव के लोग अगर शहर में इलाज करवाने जाते हैं तो चिकित्सा पर्यटक होते हैं, बिल्कुल नहीं। भारत के लोग अगर विदेश इलाज करवाने जाते हैं चिकित्सा पर्यटक होते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत में चिकित्सा पर्यटक किसे बोला गया है? भारत में विदेशों के बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वो उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। अब वो क्या आते हैं? उपचार के लिए भारत आते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता उपचार उन्हें मिल जाता है, सब सस्ता इलाज होता है। और वो वैसे हॉस्पिटलों में आते हैं जिसमें विश्व के मतलब जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। तो चिकित्सा पर्यटक कौन है? जो विदेशी भारत में अपने इलाज करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर है संचारणीय बीमारियां, यानी कि जो फैलता हो किसी चीज से, उसे हम संचारणीय बीमारियां कहते हैं। पानी के द्वारा एक दूसरे में लगती है। पानी के द्वारा फैलने वाले बीमारियों को क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारी। याद रखिएगा, जो बीमारी पानी के द्वारा फैलती है उसे ही क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारी। ओके। देखिए बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस, ये सभी की व्यवस्था होनी चाहिए बीमारियों से बचाव, बीमारियों के उपचार के लिए, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने और पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। फिर अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने कौन चला रहा है? सरकार चला रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंतर क्या है? ये स्टोरी में आपको बता चुकी हूँ, स्टोरी से समझ में आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है? हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत जल्दी इलाज हो जाता है, लेकिन वहाँ दवाइयों का खर्चा, इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आराम से ना भीड़ होगा, आराम से इलाज हो जाएगा। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है? वहां पे दवाइयों का खर्चा नहीं के बराबर होता है, इलाज का खर्चा नहीं के बराबर होता है, लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। ओके, सुविधाएं तो वहां पे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से कम सुविधाएं होती हैं और टाइम भी यहाँ पे ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे खर्चा हमारा बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं के बराबर खर्चा होता। तो ये है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर। ओके। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन लागू कर सकता है? सरकार ही कर सकता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं ये निजी कोई भी लागू बना सकता है, जो निजी हॉस्पिटल होते हैं कोई भी बना सकता है। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल है जो किसके द्वारा चलाई जाती है? सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ओके। और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं कोई भी डॉक्टर अपना खोल सकता है, मतलब अपना हॉस्पिटल या फिर अपना जो चिकित्सालय होता है वो खोल सकते हैं। ये है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं महंगे होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इतना ही था। भारत में स्वास्थ्य क्या था? चैप्टर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो यही होती है कि सरकार की भूमिका यही है कि वो ध्यान दे कि किस तरीके से हमें जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे किस किस तरीके से बहुत ही अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य शासन कैसे काम करता है। क्या है हमारा? राज्य शासन कैसे काम करता है।